अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर अशोक सज्जनर साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you, Arzu. Always a great pleasure to be with you. Thank you. सेम इज देयर सर। वैसे तो हमेशा हर टॉपिक पे ही आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, और इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में ईरानियन प्रेसिडेंट को लेकर, और उनके विजिट को लेकर के लोग शायद बहुत दिन के बाद कोई आया है, इसलिए शायद ऐसा कुछ हो रहा है। बट साथ साथ ये भी हो रहा है कि ट्रेड भी करनी है, गैस पाइपलाइन पे काम करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने किया तो सैंक्शंस देखने को मिल सकती हैं। भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भारत चाबार पोर्ट पे काम कर रहा है और कोई बात भारत को भारत नहीं कही जा रही। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान क्यों इतना प्रेशर में रहता है और क्यों हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती? देखिए, दो चीजें आपने कही हैं आरजू। एक तो आपने कहा है जो बहुत एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए दोनों देशों की ये जरूरत है, तो इसीलिए दोनों देश बड़े एक्साइटेड होंगे। दोनों ही देश अगर मैं ये कहूँ, ईरान तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया में, इतने ज़्यादा उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ 13 तारीख को, 13 अप्रैल को, जैसे उसने 300 प्लस ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह इसराइल के ऊपर फेंके, दागे, अबाउट 99% उसमें सब एकदम डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और यहाँ तक कि केवल इसराइल ने डिस्ट्रॉय नहीं किए, केवल इसराइल की जो आयरन डोम है उसने डिस्ट्रॉय नहीं किए। वहाँ पर अमेरिका के भी जेट्स आए, यूके के भी जेट्स आए, फ्रांस के भी जेट्स आए, यहाँ तक कि जॉर्डन के भी जेट्स आए, जिन्होंने उनके ऊपर से जो जा रही थी मिसाइल वगैरह उनको डिस्ट्रॉय किया। हालांकि उसने आर्ग्यूमेंट यही दिया हो जो हमने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया है। और दूसरा, यहाँ तक भी कहा जाता है जो यूएई और सऊदी अरेबिया ने, उन्होंने भी इंटेलिजेंस शेयर किया ऑस्ट्रिया इसराइल से। तो कहने का मतलब ये है जो इसराइल के साथ सभी देश आ गए मिलकर उसकी सहायता करने के लिए। एंड इसराइल, ईरान गॉट आइसोलेटेड। तो ईरान तो एक आइसोलेटेड कंट्री है, मे बी इट इज लुकिंग अराउंड फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट। पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है, यू नो, इट इज क्वाइट बारिंग मे बी चाइना, और तो कोई है नहीं उसके साथ जो खड़ा हुआ वैसे। सो आई थिंक बोथ दीज आर आइसोलेटेड कंट्रीज एंड दे आर ट्राइंग टू सीक सॉलिस फ्रॉम ईच अदर। भाई एक दूसरे के साथ वो आ जाते हैं, राहत थोड़ी सी मिल जाती है। अदरवाइज ईरान में तो कोई ऐसे वर्ल्ड लीडर्स आते नहीं हैं, पाकिस्तान में भी कोई वर्ल्ड लीडर्स आते नहीं हैं, तो इसीलिए मेरे विचार से थोड़ा एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट जो ईरान के प्रेसिडेंट राइसी ने कहा, जो भाई हम इतना इन्वेस्ट करेंगे और गैस पाइपलाइन पर करेंगे, कनेक्टिविटी पर करेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करेंगे, और ट्रेड जो कि करीब $2 बिलियन है उसको $10 बिलियन लेकर जाएंगे, तो उससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा। बट आई डोंट थिंक दैट इट इज रियली गोइंग टू लीड टू एनीथिंग वेरी सिग्निफिकेंट और सब्सटैंशियल। देखिए, पेपर बहुत साइन हो जाए, इसमें कोई मुझे कोई शक नहीं है, जो जरूर स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, पेपर पर दस्तखत किए जाएंगे वगैरह वगैरह। बट आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी ग्रेट पॉसिबिलिटी जो जमीनी तौर पर कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी या इसके ऊपर कुछ ऐसा वो होने वाला है। क्योंकि एक तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वहां पर पाकिस्तान में कैसा है, दूसरा आपने खुद ही बताया है जो वहाँ पर अमेरिका ने, चाहे वहाँ के डोनाल्ड लू हों जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के, उन्होंने वार्निंग की है। वहाँ पर एक उनका पार्लियामेंट का, उनके कांग्रेस का एक आपको पता ही होगा आरजू, आपके सुनने वालों को भी जरूर पता होगा, जो वहाँ पर एक एक्ट है जिसे कहा जाता है काटसा, विच मीन्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब कोई भी अगर रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया से अपने संबंध बढ़ाता है तो उसके विरुद्ध वो सैंक्शंस लगाएंगे, और ये उन्होंने कहा हुआ है। तो अगर एनर्जी जो उसकी एक्सपोर्ट है ईरान का, दैट इज आल्सो अंडर सैंक्शन। तो अगर ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बनती है तो यकीनन पाकिस्तान विल कम अंडर सैंक्शन। अगर ट्रेड वगैरह ऐसा बढ़ती है तो यकीनन पाकिस्तान विल कम अंडर सैंक्शन। अगर वहां से वो एनर्जी इंपोर्ट करता है, ट्रेड करता है वगैरह, पाकिस्तान विल कम अंडर सैंक्शन डेफिनेटली।
यू आर राइट, जब आप कहते हैं जो भारत के विरुद्ध ऐसे कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं लगते हैं, चाबहार में वहाँ पर हैं, और हम रूस से भी S-400 खरीद रहे हैं, परंतु फिर भी भारत के ऊपर कोई ऐसे सैंक्शंस देखने को नहीं मिले हैं जो कि टर्की के ऊपर लगाए गए थे। आपको याद होगा जो S-400 रूस से टर्की ने भी खरीदे थे, परंतु उसके ऊपर सैंक्शन लगे थे। तो मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए, जो पाकिस्तान का जो रिश्ता है अमेरिका के साथ, और भारत का जो रिश्ता है अमेरिका के साथ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इट इज लाइक कंपेयरिंग चॉक एंड चीज। मतलब बिल्कुल ही एक्सट्रीम्स हैं, दीज आर एंटायरली डिफरेंट। आपको मैं एक और इसकी मिसाल दूं, आरजू, आई एम श्योर आपको, आपके सुनने वालों को ये याद होगा। अगर देखिए 2005 में भारत ने और अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया था, इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील, क्योंकि इंडिया को एनर्जी चाहिए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ रहा था, और हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल हैव अ वेरी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। तो हमने ये सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन किया था, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रियली डिड सम हेवी लिफ्टिंग in favor of India to get India what is called a unique one-time waiver from the nuclear suppliers group, जो वियना में जो वहां पर वो बैठते हैं, और वहां से हमने वन टाइम वेवर, चीन उसके आगे खड़ा रहा, ऑब्जेक्शंस करता रहा, बट मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द प्रेसिडेंट। उन्होंने बात की चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ से और कहा जो आप अपना जो ऑब्जेक्शन है इसको हटा दीजिए, और उन्होंने ऑब्जेक्शन हटा दिया। उसके बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उन्होंने कहा भाई हमको भी एनर्जी चाहिए, हम भी डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको भी आप एक ऐसे ही सिविलियन न्यूक्लियर डील दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, अमेरिका ने उनको कहा दैट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद इंडिया, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया का देखिए जो ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी में और न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में, वो हमने अपने आप डेवलप किया हुआ है। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने अपने जो ये न्यूक्लियर वेपन्स और जो 1998 को वो जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो सारा जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो सारा चोरी करके और वहां से स्मगल करके वाला सामान आया हुआ है। तो जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए ना तो न्यूक्लियर डील मिली थी वहां पर, और जो आप कह रहे हैं जो भाई पाकिस्तान के ऊपर दबाव क्यों पड़ता है, भारत के ऊपर दबाव क्यों नहीं पड़ता है, आई थिंक इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं दे आर एट अ वेरी हाई लेवल। आपने खुद ही सुना होगा वहां के जो व्हाइट हाउस के बहुत ही सीनियर नुमाइंदे हैं कर्ट कैम्पबेल, उन्होंने कहा था America's relations with India are the most important relations for the United States in this century. These things have also been said by President Joe Biden and President Obama, that India's relations are very important. India-US ties are the most consequential partnership for the United States in the whole world. तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये समझना, जो बर्ताव दुनिया भारत के साथ करती है वही बर्ताव दुनिया पाकिस्तान के साथ करेगी, तो मे बी दिस इज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन, जैसे कहा जाता है ना, लाला लैंड। तो उस लाला लैंड में तो मत रहिए, आई थिंक रियलिटी इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट। आई एम सॉरी टू से दैट, बट दैट इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर सर, अगर ईरान की सिर्फ बात करें तो सैंक्शंस ईरान के ऊपर भी हैं। ईरान के ऊपर भी कहा यह जाता है, पाकिस्तान में जो हम सुनते हैं कि भारत भी कोशिश कर रहा है कि वो सैंक्शंस हट जाएं उसके ऊपर से, ताकि वो खुल के काम कर सके। तो उसके ऊपर तो सैंक्शंस वही हैं, और अगर वही सैंक्शंस के साथ वो भारत के साथ काम कर पा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं कर पा रहा। लेकिन आपको लग रहा है कि पाकिस्तान अब करेगा क्या? क्योंकि अगर हम काम नहीं करते पाइपलाइन के ऊपर, गैस पाइपलाइन पे, तो भी जो है वो हमारे पर फाइन लग जाएगा, बहुत भारी हैवी फाइन लगेगा।
और अगर करते हैं तो सैंक्शंस का खतरा है, तो आखिर पाकिस्तान के पास कोई रास्ता है इसमें से निकलने का? मेरे ख्याल से यू आर, जिसे कहा जाता है, यू आर, व्हाट इज द सेइंग, अगर उधर से ऊपर से गिरेंगे, खजूर से गिरेंगे तो कहीं नीचे, सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर फ्रॉम द पॉट इनटू द फायर, कुछ ऐसी बात है जो नीदर ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स are palatable. Neither of the two alternatives are good for Pakistan. देखिए उसमें क्या है, जो ईरान के विरुद्ध तो सैंक्शंस लगे हुए हैं और इसीलिए अमेरिका तो उनको विड्रॉ नहीं करेगा। आपने कहा है भारत चाहता है जो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाए, दैट इज राइट। और केवल भारत ही नहीं चाहता, मेरे विचार से पहले चाहे यूरोप के जो देश हों वो भी चाहते हैं और भी जो देश चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू डू नॉर्मल बिजनेस विद ईरान। इवन व्हेन जो बाइडेन हैड कम टू पावर 2021 में, तो उन्होंने भी कहा था जो हम JCPOA को फिर से रिवाइज करेंगे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे इरानियन न्यूक्लियर डील कहा जाता है, 2015 में आया था जब बराक ओबामा थे राष्ट्रपति, और इसको 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने हटा दिया। परंतु जो पॉलिसी था वो जो बाइडेन का भी यही था, जो हम JCPOA को फिर से बरकरार करेंगे। बट थिंग्स हैपेंड, जो फिर ये नहीं हो पाया और इसीलिए हालात ऐसे हैं। परंतु बड़े देश चाहते थे, एंड आई थिंक इफ ईरान हैड प्लेड इट्स कार्ड्स वेल, तो मेरे ख्याल से वो हट भी सकते थे, सैंक्शंस हट सकते थे। और अगर सैंक्शंस हट जाते, अगर JCPOA फिर से बरकरार हो जाता, I think it would have been beneficial for Iran, it would have been beneficial for many countries, because ईरान में इतने ज़्यादा अगर उसका ऑयल आने लगता है तो पूरी दुनिया में एनर्जी के प्राइसेस हैं वो बड़े मॉडरेट हो जाएंगे। आजकल जो 88, 90, 100 तक भी पहुंच सकता है, अगर वो प्राइसेस हैं ऑयल के, गैस के, आफ्टर ऑल ईरान इज सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड। अगर उसकी ये गैस ग्लोबल मार्केट में आ जाती है, उसका ये ऑयल ग्लोबल मार्केट में आ जाता है, इट इज वेरी गुड फॉर ईरान, इट इज वेरी गुड फॉर अदर कंट्रीज। जो देश इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईरान में, जो देश ट्रेड करना चाहते हैं ईरान में, it would be very beneficial for them. But I think Iran has not played its cards also very well. उसके बराक ओबामा ने जब 2015 में JCPOA को साइन किया था, it was overriding the objections of Israel. इजराइल के जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, he had gone to the US Congress and he had to the joint session of the US Congress, उन्होंने कहा था जो ये डील नहीं साइन होनी चाहिए, but still Barack Obama went ahead with it. So I think there was some momentum in the United States, particularly in the Democratic Party, जो कुछ किया जाए ईरान के साथ, and if Iran had played its cards well तो ये ठीक हो जाता। पर अब तो सिचुएशन ऐसी है, आपका प्रश्न है जो व्हाट शुड पाकिस्तान डू, तो अगर वो कुछ करता है तब भी वो मार खाता है, अगर वो कुछ नहीं करता तब भी वो मार खाता है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी, पाकिस्तान के सामने कोई इजी रास्ता नहीं है। जैसे आपने कहा जो ये तो डील साइन की हुई है 2009 की जी, 2009 की ये डील साइन की है, और इसमें अगर पाकिस्तान अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है तो फिर तो बहुत हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बाय देम। और मेरे विचार से देखिए और भी मुद्दे हैं जो कि अभी प्रेसिडेंट राइसी है वहां पर, ही स्टिल ऑन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर भी उनको बातचीत वो जरूर करनी होगी, जो क्योंकि अब ये जनवरी में जो अटैक्स हुए हैं दोनों तरफ, both of them have been blaming each other that this is इस प्रकार के आपके यहाँ पर जो टेररिस्ट को आपने पनाह दी हुई है, जो हमारे यहाँ पर अटैक करते हैं,
और पाकिस्तान दूसरी तरफ से उनको वो करता है. सो आई थिंक दीज आर ऑल इश्यूज दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, दैट नीड टू बी रिजॉल्व्ड. बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन सर मुझे तो खैर यही हैरत है कि इन्होंने एग्रीमेंट साइन ही क्यों किया था, जब इन्हें सारी कंडीशंस तो उस वक्त से ही है 2009 से, और उसके बावजूद उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया. तो क्या सोचा था इन्होंने कि कैसे हैंडल करेंगे, आई डोंट नो. और अब वो चीज़ जो है वो हमें बिगड़ती हुई नजर आ रही है. आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कराची गए हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फर्स्ट विजिट उनका कराची में हुआ है. उनके साथ गवर्नर सिंध भी थे और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध के साथ वो बैठे हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ. और जो मैंने न्यूज देखी आपसे बात करने से कुछ देर पहले तक, जी, तो जो टीवी बता रहा था हमारा, वो ये कह रहे थे कि जी बिजनेस कम्युनिटी ने कहा है कि जो लोग मतलब जितने भी नेबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ टर्म्स बेहतर किए जाए. बार बार भारत का नाम लिया लिया जा रहा था, टीवी पे लिखा हुआ भी आ रहा था, बता भी रहे थे. आपको लगता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब या उनकी गवर्नमेंट या वो लोग जो शहबाज शरीफ साहब को लाए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हम लोगों को तो नहीं लगती, तो आपका ख्याल है कि भारत से अगर बात की जाएगी तो हो पाएगी बात, ट्रेड हो सकेगा? देखिए इंडिया, आपको तो पता है भारत इज ऑलवेज रेडी जो भाई अब काम करने के लिए. खाली दो मसले हैं वहां पर. एक तो टेररिज्म को आप सपोर्ट करना छोड़िएगा, और हमेशा वही बात हो जाती है जो टेररिज्म के बारे में अटैक्स यहाँ पर होते रहते हैं. और दूसरा इशू है, अब आपको पता है दैट कश्मीर इज अ नॉन इशू एज फार एज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. कश्मीर में हो गया 2019 में जो हुआ, उसके बाद अब देखिए वहाँ इलेक्शंस भी हो रहे हैं, स्टेटहुड उसका रिस्टोर हो जाएगा, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो जाएंगे, स्टेट बन जाएगा, इलेक्शंस हो जाएंगे. वहां पर शांति अमन है. मैं देखिए पिछले कुछ समय में 2 बारी गया हूँ कश्मीर, और वहां पर मैंने बिल्कुल अमन शांति देखी है. ऑफ कोर्स देयर आर, जैसे भारत के और स्टेट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं. आप थोड़ा वहां पर लोग कहते हैं जो हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बट एवरीवन इज वेरी हैप्पी. जो अब वहां पर ना स्टोन पेल्टिंग होती है, बड़े आराम से आप जा सकते हो, घूम सकते हो, वहां पर जहां भी जाना हो आप जा सकते हो. शांति अमन का पूरी तरीके से वहां पर माहौल है. ठीक है, वहां पर जो यूथ है, युवा है, वहां पर वो चाहते हैं जो और इन्वेस्टमेंट हो, और वहां पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हो. पर जिस प्रकार का वहां पर करप्शन था, करप्शन खत्म हुआ है, और जो वहां के अपने लोग हैं उनको ऊपर उठाया जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट आ रहा है. देखिए क्योंकि आपने अभी शहबाज शरीफ साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर का मुद्दा उठाया, बट ईरान जो प्रेसिडेंट है राइसी साहब, उन्होंने ही डिडंट बाइट द बिट, ही डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट कश्मीर, क्योंकि उनके भी लिए भी उनके जो रिलेशंस हैं भारत के साथ, आई थिंक दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट. दोनों वी आर मेंबर्स ऑफ एससीओ, अब वो मेंबर ब्रिक्स के भी मेंबर बन गए हैं वगैरह वगैरह. और हमारा ताल्लुकात जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, वो अभी जनवरी में गए थे वगैरह. उनके दे हैव हमारे एट द पॉलिटिकल लेवल, एट इकोनॉमिक लेवल वगैरह, सब उस पर हमारे अच्छे संबंध है. सो आई थिंक इवन एज फार एज ईरान इज कंसर्न, वो भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता. आपको मालूम है जनवरी में जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तब शहबाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरेबिया. वहां भी उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ ना कुछ उठाने की कोशिश की, बट देयर ऑल्सो ही डिड नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्शन. यहाँ तक कि वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब कश्मीर में श्रीनगर में G20 की मीटिंग हुई थी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर आए थे, दे पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग. और आपको ये भी पता है जो यूएई, तो वहां पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. एक ग्रैंड मॉल बन रहा है, GMR वहां पर, MR मॉल बन रहा है वहां पर. तो मैं ये कहना चाहूंगा जो ये वाले जो चीजें हैं, पाकिस्तान शुड बी एबल टू सी द राइटिंग ऑन द वॉल. जो आर्टिकल 370 इज हिस्ट्री. जो ये कश्मीर का मुद्दा वो बोलते रहते हैं, कोई इसके ऊपर तवज्जो देने वाला नहीं है, कोई भी इसको सुनने वाला नहीं है. तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा. आई थिंक दैट इज द डिसीजन टू बी टेकन बाय द लीडरशिप, not only the civilian leadership but more importantly the army. उनको ये देखना होगा जो अब भारत के साथ ये वाला दैट
इंडिया इज द इम्प्लिकेबल एनिमी, ये राग थोड़ा छोड़ दें, और अगर वो इसको छोड़ दें, टेररिज्म आतंकवाद को छोड़ दें, तो ये जो आपने कहा है ना आरजू, मेरे ख्याल से तो इट हैज ग्रेट पॉसिबिलिटीज, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, ग्रेट पोटेंशियल, बहुत वो है, पॉसिबिलिटीज हैं। पर ये दो तीन चीजें तो करनी पड़ेंगी ना, जब भी कोई सरकार आती है, चाहे वो केयर टेकर हो या दूसरी हो, वो पहला चीज वो कहते हैं हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, पर आर्टिकल 370 वापस ले आइए। भाई व्हाट इज द, यू नो दैट इज अ पोजीशन विच विल नॉट फ्लाई। और अब तो कितने साल हो गए हैं, 2019 से 2019 में, 19 में हुआ 2000, था जी। हाँ 5 अगस्त को हुआ था, 5 साल जी। होने को आ गए हैं। तो छोड़ दीजिए, बहुत समय, जैसे कहते हैं ना, मच वाटर हैज फ्लोन एग्जैक्टली। इन द इंडस और वेरेवर, तो इसको छोड़ दीजिएगा। सर मेरे ख्याल है अब ये शायद छोड़ना चाह रहे हैं, और कुछ लोग जरूर, मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट के भी यही चाहते होंगे, वरना जो पहले आर्मी चीफ रहे जनरल बाजवा, वो ये ना कहते कि जी आप कश्मीर इशू को छोड़ दें, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा था कि 10-20 साल के लिए छोड़ के आगे बढ़ते हैं साथ। अगर नवाज शरीफ साहब कराची गए हैं और वहां पे लोग ये बात कर रहे हैं, और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अगर दिखा रहा है, यूट्यूब की बात नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से परमिशन थी वो दिखाने की, इसलिए कि हमारे यहाँ जिस तरह की गवर्नमेंट्स आती हैं और जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है वो सभी को मालूम है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत इन लोगों में चेंज आया हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स की वजह से ही आया हो, लेकिन शायद कुछ बेहतर सोचने लगे हो। बहुत लेट अस शुक्रिया कीप आवर जी। फिंगर्स क्रॉस। देखो आरजू, लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है इन इंटरनेशनल अफेयर्स, और उसमें दैट कंट्रीज व्हेन दे हैव देयर बैक टू द वॉल, तो तब वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं विच अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वुड बी वेरी अनपैलेटेबल। मीनिंग इवन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, देखिए हमारा जो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम था, वो कैसे शुरू हुआ? बिकॉज दैट वाज द टाइम सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, हमारे पास वी डिड नॉट हैव मनी इनफ टू import more than 10-15 days of our requirements। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए थे उस समय, हमको अपना जो गोल्ड है वी हैड टू सेंड इट आउट इन फिजिकल फॉर्म टू बैंक ऑफ लंदन एंड बैंक ऑफ टोक्यो टू गेट मनी फ्रॉम देयर, क्योंकि इंडिया ने कभी भी जिंदगी में अभी तक कभी नहीं, वी हैव नेवर डिफॉल्टेड ऑन आवर पेमेंट्स। तो हमें अगर डिफॉल्ट नहीं तो हमको पैसा चाहिए था, हमने ये वाला पैसा, ये अपना गोल्ड भेजा वहां पर, और जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म था, चाहे ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, सब जगह हमने रिफॉर्म किया, विच अदरवाइज वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान का अभी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, चाहे वो इकोनॉमिक उसमें देखिए, पॉलिटिकल देखिए, स्टेबिलिटी देखिए, सिक्योरिटी देखिए, इकोनॉमी देखिए, हर तरीके से इट इज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। तो उसमें अपने अगर वजूद को रखना है, कायम रखना है, then I think there are these very difficult choices, difficult decisions to be made। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हाथ में पावर होती है या जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको ये बात जो है शायद समझ में आ नहीं रही, या फिर वो समझना चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कंट्री की यही हालत रहे, शायद वो उनको किसी तरीके से उनके फायदे में होगी। अदरवाइज तो ये बात लोग कब से कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई खास इस चीज के ऊपर अमल करते हुए या काम करते हुए दिखाई नहीं देते लोग। देख, इसमें एक जी। चीज है आरजू, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज है, व्हेन यू थिंक दैट योर पर्सनल इंटरेस्ट is more important than the national interest, तो तब आप वही करते जाएंगे, दैट इररिस्पेक्टिव जो इसका नुकसान कितना हो नेशनली, और अगर मुझे पर्सनली मेरी अपनी पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन, रिचेस, कंफर्ट्स वगैरह वगैरह, वो सब कुछ दे आर टेकन केयर ऑफ, तो मैं कुछ और आगे नहीं करने वाला या करने वाली, तो देन ऑफ कोर्स देयर विल बी कोई चेंज नहीं होगा। But I think if there is a person who has a vision for the country, for the benefit of the country, security, stability, welfare, growth, तो तब वो ऐसे and जब वो ऐसे actions लेंगे, then that individual will also be able to tell the country that I am doing this
फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द कंट्री, तो तब उसका फायदा हो सकता है। अगर वो अपने ही फायदे के ऊपर देखे जाएंगे, दे आर लुकिंग एट द मिरर, और मेरा अपना क्या फायदा है, कैसे मैं पोजीशन में, सत्ता में बने रहूं, तो तब ऐसा वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन हम लोगों को बार बार कुछ ना कुछ होप होती है इन लोगों की कुछ बातें देखकर, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी, लेकिन ये कि फिर दोबारा कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होती हुई हमने देखी है। तो एक बार फिर आज शहबाज शरीफ साहब कराची में जो बात कर रहे थे उससे बहुत से लोग खुश भी हुए हैं कि शायद ये अब भारत और दूसरे जितने भी नेबर्स है सबके साथ टर्म्स बेहतर करेंगे, लेकिन जाहिर है इनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच सर, आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक ऑलवेज अ यू। प्लेजर, थैंक यू, गुड थैंक यू नाइट, सर। थैंक यू। गुड नाइट सर।